नमस्कार। आज हम ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के एक अहम सर्कुलर पर बात कर रहे हैं। ये 10 जून 2025 का है। जी, और ये 2025-26 सत्र के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो फेज 1 एडमिशन होने हैं, उसकी पूरी गाइडलाइंस और टाइमलाइन बताता है। हाँ, तो ये उन छात्रों और कॉलेजों के लिए बहुत जरूरी है जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इसकी बारीकियों को समझना, खासकर जो नए नियम और विकल्प आए हैं इस बार। सही कहा। जैसे कि NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कोर्स चुनने का नया तरीका। हाँ, और SEBC आरक्षण भी है इस बार, और कुछ नए अप्रेंटिसशिप वाले डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, AEDP जिन्हें कह रहे हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं NEP आधारित कोर्स चयन से। ये कैसे हो रहा है? देखिए, छात्रों ने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब CAF भरते वक्त ही अपना कोर्स टाइप चुन लिया था। अच्छा, वो जो ऑप्शन थे सिंगल मेजर, डबल मेजर या 3 माइनर वाला। जी हाँ, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ मेजर आय विषय के आधार पे ही होगा। मतलब सिंगल मेजर के लिए हाँ, तो उनका मेजर हो गया, डबल मेजर के लिए पहला वाला मेजर। बिल्कुल। और जिन्होंने 3 माइनर चुने हैं उनके लिए जनरल विषय के आधार पर। तो फिर माइनर विषय कब मिलेंगे? उसका क्या प्रोसेस है? वो बाद में तय होंगे, मेरिट के आधार पर, और कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग होगी उसके लिए। ओके। हाँ, इसमें छात्र की रिक्वेस्ट और सीटें कितनी खाली हैं ये सब देखकर थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं एडमिशन प्रक्रिया पर। फीस का तो वैसा ही है शायद, ऑनलाइन। जी, एडमिशन फीस सैम्स पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही जमा होगी जैसे पिछले साल थी। और इस फेज 1 में कितने राउंड होंगे? इसमें कुल 4 राउंड हैं। जो चौथा राउंड है वो एक तरह से वेटिंग लिस्ट या स्पॉट एडमिशन जैसा होगा। और ये काउंसलिंग वाली प्रक्रिया में फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट विकल्प भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये दूसरे राउंड तक उपलब्ध रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरा इनको समझा दीजिए, ये छात्रों के लिए कैसे काम करते हैं? फ्रीज का मतलब तो शायद सीट पक्की। सही, फ्रीज मतलब मिली हुई सीट कंफर्म करनी है और जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और स्लाइड या फ्लोट? अगर स्लाइड या फ्लोट चुनते हैं तो फीस तो जमा करनी होगी, लेकिन रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है जब तक आप फ्रीज नहीं करते। अच्छा, तो इससे बेहतर ऑप्शन का इंतजार कर सकते हैं। जी हाँ, पर ध्यान रहे अगर गलती से कोई ऑप्शन चुन लिया तो उसे बदलने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, OTP के जरिए, वो भी दूसरे राउंड तक ही। और तीसरे राउंड में क्या होगा? तीसरे राउंड में स्लाइड या फ्लोट वाले ऑप्शन अपने आप फ्रीज मान लिए जाएंगे, तब फीस जमा करके रिपोर्ट करना ही होगा। एक और जरूरी बात, अगर किसी को पहली ही पसंद मिल गई तब? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली पसंद का कॉलेज और सब्जेक्ट मिल गया तो एडमिशन लेना कंपलसरी है। मतलब वो आगे के राउंड्स में हिस्सा नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। और अगर फीस जमा नहीं की तो वो पूरी प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। नेपोलियन काफी साफ हैं। अब चौथे राउंड की बात करते हैं, जो वेटिंग लिस्ट या स्पॉट राउंड है। जी इसमें कौन हिस्सा ले सकता है? क्या वो भी जिन्हें पहले सीट मिल चुकी है? हाँ, ले सकते हैं, सिवाय उनके जिन्हें पहली पसंद मिली थी। अगर कोई छात्र अपनी भरी हुई लिस्ट में से ऊपर की किसी पसंद के कॉलेज या सब्जेक्ट में जाना चाहता है तो वो इसमें भाग ले सकता है, भले ही उससे पहले कोई सीट मिल गई हो। तो इसके लिए करना क्या होगा? उन्हें सैम्स पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगिन करके अपनी रुचि दिखानी होगी। मतलब बताना होगा कि वो किन कॉलेज और विषयों में इंटरेस्टेड हैं जो खाली हैं। फिर कॉलेज मेरिट लिस्ट निकालेंगे। हाँ, कॉलेज खाली सीटों के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएंगे और चुनेगा छात्रों को फोन, SMS, WhatsApp या ईमेल से इन्फॉर्म करेंगे। और अगर कोई छात्र पहले से किसी कॉलेज में एडमिटेड है तो उसे CLC वगैरह लाना होगा? जी बिल्कुल, उसे अपने पिछले कॉलेज से कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट यानी CLC लेकर नए कॉलेज में जमा करना होगा। इस राउंड की फीस? इस राउंड की एडमिशन फीस सीधे कॉलेज को ही देनी होगी, ऑनलाइन मोड से, सैम्स पोर्टल से नहीं। चलिए, अब जरा आरक्षण की बात कर लें। SEBC कोटा लागू हुआ है इस बार। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए 11.25% आरक्षण लागू किया गया है। तो कॉलेजों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर खास ध्यान देना होगा। बिल्कुल, सर्कुलर में साफ लिखा है कि एडमिशन के वक्त वैध SEBC सर्टिफिकेट जरूर वेरीफाई करें। और ये जो नए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम है AEDP, ये क्या चीज़ है? जी, ये उच्च शिक्षा विभाग और BOPT यानी बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की एक मिलीजुली पहल है। अच्छा। इसका मकसद है डिग्री की पढ़ाई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप के जरिए इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल अनुभव देना। NEP के तहत स्किल डेवलपमेंट पर जोर है ना, उसी दिशा में ये कदम है। ये किन सब्जेक्ट्स में शुरू हो रहा है अभी?
अभी पहले फेज में कुछ चुने हुए कॉलेजों में कॉमर्स और होम साइंस में शुरू किया गया है। और सीटों का क्या सिस्टम है इसमें? कॉमर्स में तो जो कुल सीटें हैं उसका 25% AEDP के लिए रिजर्व रखा गया है। ओके। और होम साइंस में जो स्वीकृत सीटें हैं उनके ऊपर 50% एक्स्ट्रा सीटें AEDP के लिए बनाई गई हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। कॉलेजों के लिए भी कुछ खास निर्देश हैं शायद? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे एरर करेक्शन की प्रक्रिया ठीक से फॉलो करनी है। जी। CLC जमा करने के लिए छात्रों को एक अंडरटेकिंग लेकर 15 दिन का टाइम देना है और CLC इश्यू करने की कोई फीस नहीं लेनी है। और दिव्यांग छात्रों के लिए फीस माफी? हाँ, 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए रेगुलर कोर्सेज में ट्यूशन और एडमिशन फीस माफ है, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स पर लागू नहीं होगा। और डेटा अपडेट रोज करना होगा? जी, एडमिशन का डेटा रोजाना अपडेट करना कॉलेजों के लिए अनिवार्य है। आखिर में कुछ जरूरी तारीखें बता दीजिए। जरूर। तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 1 जुलाई सुबह 11 बजे आएगी। ठीक है। इसके लिए फीस भरने और रिपोर्टिंग की तारीख है 1 जुलाई से 4 जुलाई शाम 5 बजे तक। और वेटिंग लिस्ट राउंड? वेटिंग लिस्ट राउंड के लिए ऑनलाइन अपनी रुचि बताने का समय 7 जुलाई से 10 जुलाई तक है। एडमिशन कब होगे? वेटिंग लिस्ट वाले एडमिशन 14 और 15 जुलाई को होंगे। और क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? फर्स्ट ईयर की क्लासेस 16 जुलाई 2025 यानी गुरुवार से शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो उड़ीसा में यूजी एडमिशन की प्रक्रिया काफी सिस्टमैटिक और ऑनलाइन लग रही है। NEP के तहत फ्लेक्सिबिलिटी है, काउंसलिंग के लिए अच्छे टूल्स हैं। हाँ, और SCBC आरक्षण और ये नए AEDP कोर्स ये इस साल के बड़े अपडेट्स हैं। पूरी प्रक्रिया काफी स्पष्ट और छात्र केंद्रित बनाने की कोशिश दिखती है। बिल्कुल। तो ये थी फेज 1 एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी। जी, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नए अप्रेंटिसशिप वाले डिग्री प्रोग्राम हैं AEDP, ये कॉलेजों में कितने प्रभावी ढंग से लागू हो पाते हैं। हाँ, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल अनुभव का संतुलन कैसे बनता है? बिल्कुल। क्या ये मॉडल वाकई छात्रों को इंडस्ट्री के लिए बेहतर तैयार कर पाएगा और क्या इसे आगे और भी विषयों में लाया जाएगा? ये कुछ सवाल हैं जिन पर भविष्य में गौर करना होगा।